25 जनवरी को जो भी हुआ, इसका 4 जनवरी से ही एक मोमेंटम धीरे धीरे बनने लगा। आपका वर्जन क्या है कि 25 को क्या हुआ? 3 लोग, राजेश अचान, ये मुकेश और प्रदीप, क्या इनपुट्स थे इनके खिलाफ? जब प्रयागराज एसएसपी के ऑफिस में सूचना पहुंचती है, छात्र प्रयाग स्टेशन के पास ट्रेन रोक के बैठे हैं, एसएसपी अजय कुमार के आदेश क्या होते हैं? पुलिस बगल की बिल्डिंग से दीवार फांद कर अंदर आई, लाठियों से, बंदूक के बट से, जूतों से, नलियों से शीशों को तोड़ा, दरवाजों को तोड़ा। इसका आदेश भी किसने दिया? लॉज का एक वीडियो जो है, बार बार ये लोग पूछते हैं वो वीडियो शूट किसने किया? प्रयागराज में जो बहुत कुछ होता रहता है, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं, कॉफ़ी हाउस पे अड़ीबाजी होती है, सलोरी में शुक्ला मार्केट के आसपास चाय पीते हुए देखे जाते हैं, बघाड़ा में अड़ीबाजी करते हैं और किसी एक तारीख को पहुंच जाते हैं प्रयाग स्टेशन पे अपनी मांगों को लेकर। पुलिस कार्रवाई के वीडियो आते हैं और तमाम वीडियो के बीच में, उस पूरी भरमार के बीच में एक और वीडियो आता है प्रयागराज के एसएसपी का, पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार जी हैं, जो इस समय प्रयागराज एसएसपी के पोस्ट में हैं। वो सलोरी के ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के गेट के सामने एक दुकान पे खड़े थे और माइक लेके बता रहे थे कि वो कहाँ, उनका स्ट्रगल क्या रहा है, और उस पूरे बवाल के बीच छात्रों को थोड़ी प्रेरणा दे रहे थे। समय चल रहा है, उसके बारे में आपको सचेत करने में आया हूँ। जो मुकदमा लिखा गया है उसमें 3 खुराफाती लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। जिन 3 पुलिसकर्मियों ने या 4 पुलिसकर्मियों ने दिक्कत की थी हमारे भाई बहनों छात्रों के साथ, यहाँ के छात्रों के साथ, उनको भी निलंबित किया गया है, उन पे भी विभागीय कार्रवाई की जा रही है। आपको आश्वस्त करने आया हूँ कि मेरे लिए सभी बराबर हैं। मैं चाहता हूँ शांति व्यवस्था बनी रहे और किसी भी हमारे भाई बहन छात्र को कोई बहकावे में न ले पाए। आपका भविष्य अच्छा हो, स्वर्णिम भविष्य के मालिक बने आप यहीं से सिलेक्ट होकर जाए, जो आप लक्ष्य लेकर आए हैं उसमें सफल होकर जाए, अपने गांव और शहर लौटे, ताकि आपका नाम हो, आपके माता पिता का नाम हो। मैं कह रहा हूँ कि मैं भी एक लक्ष्य लेकर आया था कि मुझे IIT का इंजीनियर बनना है। मैं इंजीनियर बना, मेरा सपना पूरा हुआ। उसके बाद मैंने विदेश में नौकरी की, 5-6 साल नौकरी करने के बाद फिर IPS की परीक्षा दिया, पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्ट हुआ और आपके सामने यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं यही का प्रोडक्ट हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप सब में वो मादा है, वो जज्बा है, वो कुव्वत है कि आप सब अच्छा कर सकते हैं। आप मेहनत करिए, समय का सदुपयोग करिए और जब सही समय आएगा, एग्जाम आएगा, उस घड़ी में आप बढ़िया परफॉर्मेंस दीजिए। आप सेलेक्ट होंगे, आपका परचम बुलंद होगा, आपका सिर ऊंचा होगा। मैं आपको ये शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयां देता हूँ। एक बार पुनः आपको सचेत करता हूं भाइयों बहनों कि आप ऐसे शरारती तत्वों के, जो इस चुनाव के दौरान तमाम नेता उभर रहे हैं, छद्म नेता मैं कहूंगा, छद्म, जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है वो नेता नहीं कहा जा सकता, वो छद्म नेता है। जो युवा शक्ति के साथ खिलवाड़ कर रहा है वो छद्म नेता है। ऐसे नेताओं से आप सावधान रहिएगा। जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें निष्पक्ष कार्रवाई होगी, किसी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। मैं आपको प्रॉमिस करके यहाँ पे जा रहा हूँ। पुलिस को यह भद्रता करती है, उसका रिपोर्ट हमको करें। 94 44 0248 ये नंबर है SSP का, आप सीधे इस पर संपर्क कर सकते हैं, आपके साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार पुनः सभी आपके स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते, मैं सिद्धांत हूँ, मेरे साथ प्रयागराज के SSP अजय कुमार हैं। और सर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे। धन्यवाद सिद्धांत। और आपका वो वीडियो बड़ा वायरल है। मैं बहुत सारी बातें पूछना चाहता था आपसे इस पूरी घटना पे, लेकिन आपका वो वीडियो बड़ा वायरल है जिस पे आपको खड़े हैं ISDC के सामने और छात्रों से बातचीत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आप भी उनकी तरह थे। और उसके बाद हम 2 दिनों से घूम रहे हैं सलोरी बघाड़ा के आसपास गलियों में अंदर, लोग बता रहे हैं कि यार अब हम लोग को तो ये टेंशन है ज़्यादा, सब कुछ है ठीक है, प्रोटेस्ट वगैरह चलता रहेगा, सब कुछ है, तो एक टेंशन ये भी है कि SSP जी अब क्या करते हैं, इनकी कहानी क्या है? बिल्कुल, बताइए सर। सिद्धांत, अच्छा सवाल है और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद इन सवाल के जवाब से हमारे कुछ छात्रों को अगर प्रेरणा मिलती है तो शायद मेरा ये समय देना बहुत ही सार्थक सिद्ध होगा। तकरीबन 1999 का साल था
आज के करीब 21-22 साल पहले की बात है, जब मैं यहीं के जहाँ पे आप गए थे सलोरी के पास ओम गायत्री नगर इलाका है, उसमें मैंने इंजीनियरिंग की तैयारी की थी। तकरीबन 6 माह मैं यहीं प्रयागराज में रह करके ओम गायत्री नगर के एक लॉज में रह करके अपने एक साथी के साथ इंजीनियरिंग की तैयारी की थी। और जैसा कि मैंने सारे स्टूडेंट्स को कहा कि डियर स्टूडेंट्स, आप मेहनत करिए और समय का सदुपयोग करिए, और जब एग्ज़ाम का वक्त आता है तो आप बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए, कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। वही मेरे भी साथ हुआ और मुझे पूरे उत्तर प्रदेश में 108वीं रैंक मिली थी, और उस रैंक की बदौलत मैं हरकोट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, जो कि अब यूनिवर्सिटी हो गया है, HBTU कानपुर में मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिला लिया था। वहाँ से मैं मैकेनिकल इंजीनियर बना, 2004 में पास आउट किया। उसके बाद तकरीबन 6-6.5 साल मैंने अपने प्रदेश में, मुंबई में और फिर UAE में करीब 2-2.5 साल जॉब करने के बाद मैंने फिर सिविल सर्विसेज में जाने का फ़ैसला लिया था। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं इन्हीं स्टूडेंट्स की तरह, इन्हीं छात्रों की तरह, मैं इन्हीं सलोरी ओम गायत्री नगर इलाकों में मैंने रह करके खुद खाना बना करके, वैसे ही जैसे लड़के स्टूडेंट रहते हैं, जैसे रहते दो हैं, लोग साथ में उसी कमरे में, किचन उसी कमरे में, सोना उसी कमरे में, पढ़ना, सब कुछ उसी में है। और खुद अपने हाथों से रोटियां बना के, खाना बना के खाते हुए, और 6 महीने की बहुत अथक परिश्रम किया था और उसमें मैं सफल हुआ। और सफल होते होते सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया, एक ही अटेम्प्ट मुझे मिला था और एक ही प्रयास में मैं IPS ऑफिसर बना। 108वीं रैंक वहाँ भी मेरी आई थी। इत्तेफाक था कि 108वीं रैंक उत्तर प्रदेश में अभी आई थी और 108वीं रैंक ऑल इंडिया भी मेरी आई थी, और उस रैंक की बदौलत मैं IPS ऑफिसर अपने UP कैडर में बना और पिछले 10 वर्षों से समाज की सेवा कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आपसे बात करते करते ऊपर देखने लगा था, क्योंकि मुझे ये भी जानना था कि जिस समय आप थे उस समय यहाँ पे SSP कौन था। तो प्रमोद तिवारी जी थे यहाँ पे SSP, जिस समय आप सलोरी में रह के पढ़ाई कर रहे थे। उसमें इलाहाबाद का माहौल कैसा हुआ करता था? इतनी उत्सुकता और इतना ज़्यादा, क्योंकि एक वो समय था जब देश मतलब अलग तरीके की एज पे था, तो छात्र उस समय कैसे रहते थे, कितना जागरूक रहते थे, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, आज के करीब 20-21 साल पहले, क्योंकि मैं अपने बारे में बताऊं, मैं बहुत शुरू से बहुत ही फोकस्ड और अपने टाइम का पक्का, मेहनत का बिल्कुल पक्का आदमी रहा हूं। और मैं आपको बताऊं, वहाँ पे मैं अपने एक दोस्त के साथ रहता था। वो दोस्त भी मेरे बस्ती ज़िले का ही रहने वाले थे, और मेरा जो एक्टिविटी था वो अपनी पढ़ाई को लेकर के, पढ़ाई से लेकर मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ आता था, फिर वापस लौटता था। बहुत ज़्यादा मेरा इस तरह का नेचर नहीं था कि मैं बहुत सारा जानकारी हासिल करूं, और इस तरह से क्योंकि इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन्हीं तीनों पर मेरा फोकस हुआ करता था। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूं कि उन दिनों जैसे आज की जो सुविधाएं हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, यूट्यूब है, मोबाइल है, व्हाट्सएप है, इंटरनेट है, वो तब नहीं था, उसका प्रचार प्रसार नहीं था। हम लोग पूरा काम मैनुअल होता था और बस किताबों के सहारे हम लोग किसी तरह से पढ़ाई करते थे। तो उस टाइम काफ़ी शांत रहता था, कभी हम लोग इस तरह की कोई घटनाएं नहीं देखते थे। उस तरह ज़्यादा शांति रहती, बहुत ही शांत था उस टाइम, और केवल अपनी पढ़ाई पे फोकस रहता था। यही कारण था कि 6 महीने में ही हम लोग सेलेक्ट हो गए और अपने जो लक्ष्य था उसको हासिल कर लिया। आपके रूममेट जो उस समय थे, पार्टनर, हाँ, वो कहाँ है? आपसे बातचीत होती है? हाँ, वो भी सेलेक्ट हुए, और वो IIT रुड़की से उन्होंने मेरे 2 साल बाद वो सेलेक्ट हो पाए, लेकिन वो फिर IIT रुड़की से उन्होंने BTech किया। अच्छा, बातचीत अभी भी होती है? हाँ। ये कहा जाता है कि प्रयागराज से आप निकल के भले ही IAS बन जाओ, IPS बन जाओ, गृह सचिव बन जाओ, जो भी बन जाओ, कितना बड़ा ब्यूरोक्रेट बन जाओ, प्रयागराज तब तो इलाहाबाद के नाम से जाना चाहता था, वो वाला पीरियड आपके अंदर से नहीं निकलता, वो ट्रेनिंग नहीं निकलती उस समय जो आपने अपने क्वार्टर में बैठ के खाना बनाया है, अपने क्वार्टर में जो तंगी झेली है पैसे की, वो सब कुछ कहीं निकलता नहीं है। बिल्कुल नहीं निकलता है, और मैं समझता हूँ कि हर एक इंसान को अपना पास्ट याद रखना चाहिए और उससे लेसन लेना चाहिए, सबक लेना चाहिए,
और उसी तरह की संवेदनशीलता अपने अंदर आत्मसात करनी चाहिए ताकि वो आपके हर एक्शन में झलके, और जब भी आप कभी किसी को भी देखें तो आप कम से कम उसे कोरिलेट कर सकें और उसकी समस्याओं को और संवेदनशीलता से सुन के उसका समाधान कर सकें। मैं प्रयागराज में, तत्कालीन इलाहाबाद हुआ करता था, उस टाइम मैं इसी तरह से लॉज में बहुत ही तंग एक कमरे में हम लोग रहते थे, और वो जो परेशानियां थी उस टाइम की, यद्यपि अब सोचने पे वो परेशानियां नज़र आती हैं, लेकिन उस समय उसी में हम बहुत खुश थे और अपने हाथों से रोटियां बनाते थे, सब्ज़ी और दाल सब कुछ अपने हाथों से बनाते थे, बर्तन धोते थे अपने हाथों से, और उसके बाद फिर जा कर के तैयारी करते थे, कोचिंग में पढ़ते थे, साइकिल चलाते हुए जाते थे, आते थे। इस तरह की दुश्वारियाँ आज के हिसाब से दुश्वारियाँ, लेकिन उस समय उसमें बहुत खुश थे। उन संघर्षों में, उन पसीने की बूंदों में हमको बहुत खुशी मिलती थी और सीखते थे, मेहनत करते थे, और उसी की बदौलत फिर हम अपने लक्ष्य को भी हासिल किए और अल्टीमेटली हम यहाँ हैं। आज सेवा का अवसर मुझे मिला हुआ है। यूपीएससी वाला जो आपका समय था, जिस समय आप यहाँ नहीं थे, हिंदुस्तान में नहीं थे, और जो मुझे ऑनलाइन जितनी जानकारी मिलती है और लोगों से बतिया के जानकारी मिलती है, मतलब मेरे कई सारे IAS IPS मित्र हैं, तो उनसे बातचीत में पता चलता है कि आप इंडिया में नहीं थे, UAE में थे, नौकरी कर रहे थे किसी ऑयल कंपनी में, नेचुरल गैस की कंपनी में किसी प्रोड्यूसर में काम कर रहे थे। इंजीनियरिंग वाली जॉब आपने बताया कि इंजीनियर थे वहाँ पे भी शायद आप, और बेहद टफ फेज़ में, और ऐसे मोमेंट पे आपने डिसाइड किया, जो आपने बताया कि आपका पहला और आखिरी अटेम्प्ट था यूपीएससी का, आपने बहुत एज पे डिसाइड किया कि आपको पब्लिक सर्विस में आना है। मैं चाहता हूँ वो बताइए, और उसके बाद जो मुखर्जी नगर का जो पूरा वक्फा है, थोड़ा उसके बारे में। सिद्धांत, जैसा मैं कह रहा था कि मैं 2004 से लेकर के तकरीबन 2009 तक एक्टिवली इंजीनियरिंग के काम करता रहा। पहले अमरोहा में एक कंपनी होती है जुबिलेंट लाइफ साइंसेज लिमिटेड, उसमें 1.5 साल मैंने लगाए। मैं वहाँ पे प्लानिंग इंजीनियर था। इसी तरह से रिलायंस कंपनी में मैं नवी मुंबई में प्रोजेक्ट हेडक्वार्टर में मैं उनके प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे काम किया। वहीं से मैंने रिलायंस कंपनी के माध्यम से हमने पाइपलाइन डिज़ाइन का काम सीखा। पाइपलाइन डिज़ाइनिंग के बाद मुझे एक ऑफ़र मिला UAE से, अबू धाबी से, और वहाँ पे जा कर के मैं पाइपलाइन इंजीनियर बना। बहुत हाईली पेड जॉब थी वो, पे पैकेज बहुत अच्छा था। वहाँ पे मैं ऑयल एंड गैस की पाइपलाइन, अंडरग्राउंड पाइपलाइन डिज़ाइन करने का काम करता था। अच्छा, वो ऑफिशियल जॉब थी, लेकिन सॉफ्टवेयर्स पे काम करना पड़ता था और मैं उसमें एक्सपर्ट हो चुका था। मेरी सैलरी भी उस टाइम 3,84,000 यानी 3,84,000 रुपये प्रति माह की मेरी सैलरी हुआ करती थी। और UAE में, अबू धाबी में हम लोग उस समय के हिसाब से 3,84,000 रुपये प्रति माह की सैलरी थी। मेरी पत्नी मेरे साथ रहती थी और वहीं पे मेरी एक बेटी आस्था, जो आज 12 साल की है, वो 6 महीने की उस वक्त थी जब मैंने सोचना शुरू किया कि अब मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है और सिविल सर्विस की तैयारी करनी है। चूँकि एक सेटल्ड जॉब में मैं था, इतना हाईली पेड जॉब थी, पे पैकेज अच्छा था, सब कुछ सेटल्ड था, शादी हो चुकी थी, बेटी पैदा हो चुकी थी, तो मेरे लिए बहुत टफ डिसीज़न था। मेरी पत्नी मुझे मना करती कि आप सिविल सर्विस में मत जाइए, क्योंकि एक ही अटेम्प्ट तब बचा हुआ था, मेरी एज 28.5 हो चुकी थी, तो एक तरह से फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट मेरे लिए शेष था। लेकिन मैं अपनी जॉब को छोड़ना चाहता था, क्योंकि मेरा मन उसमें अब नहीं लग रहा था। मैं और ज़्यादा दुनिया को समझना चाहता था, इंसानों को समझना चाहता था और अपने देश में आके सेवा करना चाहता था। इस पैशन के कारण अल्टीमेटली मैंने डिसाइड किया, अपनी वाइफ को कन्विंस किया, और वहाँ पे जो हाईली पेड जॉब थी उसको मैंने रिज़ाइन करके सीधे दिल्ली में आया। मुखर्जी नगर में मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी। मुखर्जी नगर में हिंदी लिटरेचर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल के रूप में ले करके मैंने अपनी तैयारी शुरू की। और जैसा कि मैंने स्टूडेंट्स को बताया कि हार्ड वर्क और फोकस, उसके साथ मेहनत करने का ज़रूर परिणाम मिलता है, और वैसा भी परिणाम मुझे मिला। पहले ही अटेम्प्ट में, यद्यपि वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट भी था, मुझे ऑल इंडिया रैंक 108वीं मिली
और उसी के कारण मुझे आईपीएस अपने होम कैडर में मिला और मैं सफल हुआ। इस तरह की मेरी कहानी रही और पिछले 10 सालों से मैं आईपीएस में यूपी कैडर में सेवाएं दे रहा हूं। यूपी के कई सारे अधिकारी ये भी हमसे हम लोगों से बातचीत में कहते हैं कि अजय जी बहुत मीठा मीठा और बहुत मृदु भाषी हैं, बोल के ही अधिकतर मैटर सुलझा लेते हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में, आप बताइए। देखिए सिद्धांत, चूँकि जहाँ तक बातचीत का सवाल है, ये एक पर्सनालिटी का और नेचर का हिस्सा होता है, इसको बदला नहीं जा सकता। और पब्लिक लाइफ में आप एक्टिंग ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो ये मेरा नेचर है। और मैं आपको बताऊं कि मेरा ये कॉन्सेप्ट और मेरा एक उसूल है कि हमको ईश्वर ने अगर या सिस्टम ने पुलिस ऑफिसर बना के भेजा है तो हमारा व्यक्तित्व टफ या हार्ड नहीं होना चाहिए। और हमें अगर एक तरफ क्रिमिनल्स अपराधियों के प्रति सख्त रुख अपनाना चाहिए तो उसी तरह से आम आदमी के लिए हमको नरम रहना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि 99.99% आम आदमी बहुत अच्छे लोग होते हैं, इसीलिए मैं उनको भाई बंधु और मित्र की तरह देखता हूँ। इसीलिए मैं उनसे नरम रहता हूँ, बहुत ही नरम रवैया रहता है, मित्रवत रहता हूँ। जबकि जो हार्ड क्रिमिनल्स हैं, माफिया हैं, गुंडे मवाली तत्व हैं, उनके प्रति मैं बेहद सख्त रहता हूँ। जिन जिन ज़िलों में मैं रहा हूँ वहाँ से आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। तमाम ऐसे माफिया अपराधी जो कि जनप्रतिनिधि के रूप में इलेक्टेड थे, उन्होंने भी गलत काम किया तो मैंने मुकदमे लिखे, मैंने कार्रवाइयाँ की और उन्हें 6-6 महीने के लिए अपने इलाकों से पलायन करना पड़ा। कई इलाके थे जो पलायन के लिए उनका नाम लिया जाता था, उसमें कई ऐसे तत्व एंटी सोशल एलिमेंट्स जिनके खिलाफ तमाम अपराध थे, जब उन्होंने दोबारा अपराध किया तो मैंने उनको रिलेवेंट सेक्शंस में बुक किया और अपनी जो कानूनी कार्रवाई होती है उसी के माध्यम से उनको वो इलाका छोड़ने पे मजबूर किया था। तो मेरा नेचर इसी तरह का है, सामने वाला जिस तरह का रहता है और जिस तरह का डिज़र्व करता है, जो कानून मुझे अलाउ करता है, उस तरह की मैं कार्रवाई करता हूँ। पहली पोस्टिंग फिरोज़ाबाद में? हाँ, बतौर पुलिस अधीक्षक मेरा पहला ज़िला फिरोज़ाबाद था और इत्तेफाक ऐसा रहा कि दूसरी बार भी वहाँ पे कार्य करने का मुझे मौका मिला। फिरोज़ाबाद ज़िले का मैं 2 बार एसपी रहा हूँ। फिरोज़ाबाद से शामली गए? हाँ, फिरोज़ाबाद के बाद मेरा ज़िला शामली था जहाँ पे मैंने 1 साल सेवाएं दी। उसके बाद वहाँ से ट्रांसफ़र आउट होकर मैनपुरी ज़िले में मैंने वहाँ भी 1 वर्ष तक मैं पुलिस अधीक्षक मैनपुरी रहा। मैनपुरी के पश्चात दोबारा मुझे फिरोज़ाबाद एसपी होने का मौका मिला, जो कि एक रेयर अपॉर्चुनिटी थी। दूसरा टेन्योर भी मुझे वहाँ मिला, 8 महीने का, बहुत अच्छा टेन्योर रहा। उसके बाद हरदोई का एसपी बनाकर मैं भेजा गया। हरदोई में भी तकरीबन 8 महीने मैं पुलिस अधीक्षक के रूप में रहा। हरदोई के पश्चात ये प्रयागराज जनपद में 6वीं बार मैं पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का चार्ज मुझे मिला है और मैं यहाँ लोगों की सेवा के लिए लगातार काम कर रहा हूँ। बढ़िया। अब आपकी तैनाती बहुत हाल फिलहाल की ही है यहाँ पे। 4 जनवरी को आप यहाँ पे चार्ज लेते हैं, 4 जनवरी 2022 को। और अब मैं यहाँ से थोड़ा छात्रों के सवाल, लोगों के सवाल, जनता के सवाल भी आपके सामने रखूँगा। 4 जनवरी 2022 को आपने चार्ज लिया, ये जानकारी करेक्ट है सर? हाँ, सही। और 4 जनवरी 2022 को ही सलोरी में एक बहुत बड़ा ताली थाली का एक होता है। 4 जनवरी 2022 की ही रात को कई सारे स्टूडेंट इकट्ठा होते हैं, रोजगार के लिए ताली और थाली बजाते हैं। मैं कल कई छात्रों से बातचीत कर रहा था तो बोल रहे थे कि 25 जनवरी को जो भी हुआ सलोरी, बघाड़ा, इन सब इलाकों में, तो वहाँ पे इसका 4 जनवरी से ही एक मोमेंटम धीरे धीरे बनने लगा था। 15 जनवरी को आरआरबी एनटीपीसी का, 14 जनवरी को रिज़ल्ट आता है और उसके बाद 24 जनवरी को 2022 को ग्रुप डी वाला नोटिफिकेशन आता है जिसमें CBT 1 और CBT 2 किया जाएगा। इसके बाद 25 जनवरी को ये घटना होती है। इस घटना का SSP प्रयागराज वर्जन क्या है? छात्रों से बात करते हुए बहुत सारी कहानियां आप जानते होंगे, आपका वर्जन क्या है कि 25 को क्या हुआ था? देखिए, 4 जनवरी को तो मैं देर शाम मैंने ज्वाइन किया था। 5 जनवरी से मैंने यहाँ पे काम करना शुरू किया
और उसके 3 ही दिन बाद 8 जनवरी को माननीय चुनाव आयोग ने आचार संहिता लगाई आगामी विधानसभा चुनाव के लिए। तो मुझे जानकारी मिली कि इस तरह का कुछ मोमेंटम चल रहा है, लेकिन हमारे जो बहुत ही सुलझे हुए अधिकारी हैं एसपी सिटी यहाँ के और सीओ सिटी, उन्होंने अच्छे से इसको संभाला था, बहुत अच्छे से, क्योंकि छात्रों को वो छात्र हमारे हैं, क्योंकि हम प्रयागराज बहुत बड़ा जनपद है और छात्र यहाँ पे बहुतायत संख्या में रहते हैं, तो बतौर पुलिस ऑफिसर्स उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी रहती है और वो सुरक्षित हैं, यहाँ पे उनको सही माहौल है, तभी वो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ रहते हैं। उसी सिलसिले में सभी काम हो रहे थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। 25 जनवरी को अचानक सूचना आई थी कि प्रयाग स्टेशन पे करीब 1000 छात्रों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है। दोपहर 11-12 बजे के आसपास, हाँ, करीब 2 बजे के आसपास 25 जनवरी को उन्होंने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया है और काफ़ी बड़ी संख्या में हैं और उसमें तमाम छात्रों के हाथ में वहाँ पत्थर उनके हाथ में है, जैसा कि वो रेलवे ट्रैक पे छोटे छोटे पत्थर होते हैं। तो इस सूचना पे, चूँकि ये गंभीर सूचना थी, रेलवे ट्रैक जाम होना या रेलवे ट्रेन को रोक देना, ये एक इलीगल एक्टिविटी में आता है और आम जनमानस के हित के खिलाफ की एक्टिविटी में आता है। इसलिए तत्काल वहाँ पे एसपी सिटी सीओ सिटी को भेजा गया था। वो अपने एंटी राइट गियर से लैस होकर के बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट और कुछ डंडों वगैरह के साथ वो वहाँ पे गए थे। बहुत अच्छे से उसको टैकल करते हुए वो सभी स्टूडेंट्स को वहाँ से समझा बुझा करके उन्होंने हटा दिया था। बिल्कुल सारे स्टूडेंट्स जा रहे थे, वापस लौट चुके थे। कुछ 5% स्टूडेंट्स वहाँ पे रुके होंगे। उसी दौरान कुछ स्टूडेंट्स ने, जिनके हाथ में पत्थर थे, उनके मन में जाने क्या आया, वो पुलिस पार्टी पे ऊपर से पथराव शुरू कर दिए। स्टूडेंट्स थे वो? फिलहाल मैं यही मान रहा हूँ कि उस भीड़ का जो हिस्सा थे, मैं उनको स्टूडेंट भी नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि एक अच्छा स्टूडेंट्स जो होगा, एक अच्छा स्टूडेंट होगा, नेक स्टूडेंट होगा, लेबोरियस, मेहनती, फोकस्ड, वो कभी पुलिस पे पथराव नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि पुलिस तो उसकी सुरक्षा के लिए है। और यही कारण है कि उतने दूर दराज से 100-200 किलोमीटर से जो स्टूडेंट्स आए हैं, वो इस प्रयागराज ज़िले में शांति से, सुकून से, सुरक्षित महसूस करते हुए अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस पे भरोसा है, इसीलिए वो ऐसा कर पा रहे हैं। तो उनमें से कुछ उपद्रवी तत्व, मैं कहूँगा, छात्र भी नहीं कहूँगा मैं, या छात्रों के वेश में उपद्रवी तत्व उसमें शामिल थे, उन्होंने पुलिस पे पथराव करना शुरू किया। कुछ पुलिस वालों को उसमें चोटें भी लगी और वो पथराव करने के बाद भाग करके लॉज में, जो छात्र जिसमें रहते हैं, उन लॉज में जा कर के छुप गए और उन्हीं छात्रों कहें या उपद्रवी तत्वों को ट्रेस करने के लिए पुलिस उन लॉज में घुसी थी। उसी दौरान सब कुछ ठीक चल रहा था, कहीं कोई लाठीचार्ज नहीं था, कहीं कोई बल का प्रयोग नहीं था। केवल जो छात्र पत्थर फेंक के भागे थे, पत्थरों से मारा था पुलिस को, उनको ट्रेस करने, उनको ढूंढने के लिए पुलिस लॉज के अंदर गई थी। और उसी दौरान हमारे कुछ पुलिसकर्मियों ने कुछ उसमें अनावश्यक बल का प्रयोग कर दिया था, जो अनावश्यक था, वही मानता हूं। अनावश्यक था, ये मैं मानता हूं, इसीलिए उन पर कार्रवाई हुई है, इसीलिए उनको सस्पेंड किया गया है। पुलिस सस्पेंड हुए? इसमें टोटल 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। एक इंस्पेक्टर हैं, 2 सब इंस्पेक्टर हैं और 3 कांस्टेबल्स हैं, जिनकी गलती पाई गई इस पूरे प्रकरण में कि उनको वहाँ पे बल का प्रयोग नहीं करना था, बल्कि समझा बुझा के काम करना था। और अगर छात्र के कमरे में कोई उपद्रवी तत्व घुस गया है तो उसको तरीके से खुलवा करके उसको निकालना था, हिरासत में लेना था और उस पर कानूनी कार्रवाई करनी थी। उसमें वीडियो में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो लीगल नहीं था, इसीलिए उसको अकाउंट फॉर किया गया, ऑन रिकॉर्ड लिया गया। और ऐसे मामलों में विभागीय कार्रवाई का प्राविधान है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का, तो उनको सस्पेंड करते हुए इमीडिएट इफेक्ट से और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ उन उपद्रवी तत्वों को अकाउंट फॉर करने के लिए हमने एक मुकदमा लिखा थाना कर्नलगंज पे, जिसमें 3 लोगों को नेम्ड किया गया। राजेश सचान, मुकेश यादव, प्रदीप यादव। राजेश सचान नाम का एक व्यक्ति है, मुकेश यादव और प्रदीप यादव, इन 3 लोगों को नेम्ड करते हुए अराउंड 1000 उपद्रवी तत्वों को अज्ञात में करते हुए ये मुकदमा 13 गंभीर धाराओं में लिखा गया है और जिसके तहत 3 लोगों को अब तक गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है, जहां से माननीय न्यायालय ने
उनको जेल भेज दिया है। तो मुकेश यादव, प्रदीप यादव, राजेश सचान जेल जा चुके थे उस दौरान। उसके बाद वीडियो के आधार पे आइडेंटिफाई करके वास्तव में जो दोषी हैं, जो पथराव कर रहे हैं, उन्हीं पे कार्रवाई की जाएगी। बाकी सभी हमारे निर्दोष छात्र हैं, हमारे अपने भाई बंधु हैं, साथी हैं, सहयोगी हैं, उन पे कोई कार्यवाही प्रयागराज पुलिस नहीं करेगी। सर मेरे कुछ सवाल हैं, इसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगा, छोटे मोटे सवाल हैं। 3 लोग राजेश सचान, ये मुकेश और प्रदीप हैं, इनको फ्रेम किया गया है, मतलब फ्रेम क्या किया गया, इन पर FIR की गई, इन पर केस दिया गया है, जेल भेजा गया है। लोग पूछते हैं कि क्या इनपुट्स थे इनके खिलाफ, इनपुट्स थे जो आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, इन्वेस्टिगेशन का विषय है, या किन आधार पे इनको मार्क किया गया है? नहीं, ये तो पेपर्स में भी आया था और पहले भी वक्तव्य जारी किया गया है। इसमें मैं नाम भी नहीं लेना चाहता। इन तीनों जो नेम्ड एक्यूज्ड थे, उसमें एक एक्यूज्ड के बारे में ये आरोप है और उसमें सबूत भी मिले हैं पुलिस को शुरुआती, कि इन्होंने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, जैसा कि इन्होंने 100 से भी ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं और हर एक ग्रुप में 200-250 स्टूडेंट्स को उन्होंने जोड़ा है। इस प्रकार से 20-25,000 के आसपास ये नंबर पहुंचती है। तो उस ग्रुप में इन्होंने कुछ भड़काऊ टिप्पणियां की और कुछ इस तरह का कहा कि छात्रों के हित में नहीं है और छात्र रेलवे ट्रैक पे आएँ और धरना प्रदर्शन करें। तो यद्यपि लोकतंत्र में सभी को अभिव्यक्ति का अधिकार है, विरोध का अधिकार है और इसी तरह से लोकतंत्र पुष्पित पल्लवित होता है, लेकिन रेलवे ट्रैक पे आकर जाम करना, रेलवे इंजन को क्षति पहुंचाना या रेलवे की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना या पुलिस पे पथराव करना, ये अभिव्यक्ति का कोई साधन नहीं है, ये इलीगल एक्टिविटी में माना जाता है। तो उस प्रोवोकेशन से तमाम स्टूडेंट्स निकल के आए, रेलवे ट्रैक पे जाम किया, उस पे बैठे, पत्थर हाथ में लिए। ये सब ये माना जा रहा है पुलिस के रिकॉर्ड में, पुलिस के तफ्तीश के मुताबिक, कि एक साजिश का हिस्सा है और एक उकसाने का परिणाम है। ये तो वो लोग भी कहते हैं कि जो उनके बीच से लोग थे वो नहीं थे, कुछ लोग थे जिन्होंने बदमाशी की। लेकिन वहीं पे सर ने 2 सवाल उठाते हैं वो। एक, जब प्रयागराज SSP के ऑफिस में सूचना पहुंचती है कि ये छात्र प्रयाग स्टेशन के पास ट्रेन रोक के बैठे हैं, तो SSP अजय कुमार के आदेश क्या होते हैं, नंबर 1। दूसरा सवाल उनका होता है कि जिस लॉज का वीडियो वायरल हुआ है सर, है ना, उस लॉज की दूरी प्रयाग स्टेशन से काफ़ी दूर है, मतलब आधा किलोमीटर दूर है मेरे ख्याल से, जो प्रोटेस्ट साइट था, और वो काफ़ी अंदर की तरफ गली में भी घुस के है। मतलब वो गली मतलब थोड़ी सी और बदहाल स्थिति में भी दिखती है, मैं होकर आया कल वहाँ से। और उस लॉज में जो छात्र बता रहे हैं, पुलिस बगल की बिल्डिंग से दीवार फांद कर अंदर आई और पुलिस, कुछ बताते हैं कुछ पुलिस कर्मियों ने गेट वेट खोला तो नीचे से भी फिर पुलिसकर्मी ऊपर आए। फिर उन्होंने लाठियों से, बंदूक के बट से, जूतों से, नलियों से शीशों को तोड़ा, दरवाजों को तोड़ा। वहाँ पे निशान है, मतलब मैंने कुछ शीशों के किरचे भी देखे वहाँ पे। ये एक्सटेंसिव सर्च एंड कॉम्बिंग एंड सर्च एंड कैच ऑपरेशन है ना, इसका आदेश भी किसने दिया कि पुलिस उस पेरीमीटर पे जाके एप्रीहेंड करेगी? क्योंकि एक वीडियो और भी आया था, मुझे नहीं मालूम, मुझे माफ़ कीजिएगा कि इस अधिकारी का था, लेकिन वो कह रहे थे कि हर लॉज में जाके, हॉस्टल में जाके दोषियों की शिनाख्त की जाएगी, पहचान की जाएगी, ये और आने वाले कई दिनों तक चलेगा। ये इस घटना में शामिल होने वाले दोषियों की पहचान की जाएगी। तो वो ऑफिशियल बाइट थी। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो सर्च एंड कॉम्बिंग का, सर्च कॉम्बिंग और एप्रीहेंशन का जो ऑर्डर था वो कहाँ से जारी होता है, वो उसकी छूट क्या? क्योंकि काफ़ी विभत्स वीडियो था, आप भी मानते हैं सर। वो पुलिस वाले, वो बच्चे निकल रहे हैं अंदर, उनको पीट रहे हैं। वी डोंट नो येट कि वो कल्प्रिट हैं कि नहीं है। मैं कोई बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे रहा हूँ, न पुलिस कर्मियों को, न उन छात्रों को। सस्पेंशन उधर भी है, एप्रीहेंशन इधर भी है, पकड़े गए हैं लोग। लेकिन ये सीरीज ऑफ ऑर्डर्स क्या है सर? देखिए, जब ये सूचना आई कि हज़ारों छात्र या हज़ारों उपद्रवी तत्व उन्होंने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है और हाथों में पत्थर लिए हैं, पथराव कर रहे हैं,
तो इस सूचना पे तत्काल एसपी सिटी जो कि ज़िम्मेदार अधिकारी हैं, सिटी को पूरा वो कमांड करते हैं, सीओ सिटी और उनके साथ कई थाना प्रभारी, काफ़ी फोर्स तैयारी के साथ वहाँ भेजा गया और केवल यह आदेश दिया जाता है, हमेशा यही आदेश दिया जाता है कि जा करके समझा बुझा करके वहाँ से हटाइए। और आपको बताना चाहेंगे कि समझाने बुझाने से बहुत लोग समझ भी गए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग वहाँ से हट गए। और जाते समय लेकिन शायद जिसने ये साजिश रच के इनको उकसाया होगा, भड़काया होगा, उनको लगा कि शायद उनका काम नहीं बन रहा है। ये स्टूडेंट ने भी कहा हम लोगों से कि पुलिस ने बहुत अच्छे समझा के लोगों को भेजा। जी बिल्कुल। तो शायद उनको लगा होगा कि जिस मकसद के लिए वो आए थे, जैसे एक प्रदेश में ट्रेन के इंजन में आग लगते हुए वो एक वीडियो वायरल हुआ था, मैंने देखा था, कुछ ऐसा वो नहीं कर पाए, तो उन्होंने शायद सोचा हो कि कुछ पथराव किया जाए ताकि ये मामला बढ़े। तो उसमें से 4-6-10 लोगों ने संभवतः पथराव किया ताकि ये मामला बढ़े और कुछ पुलिस वालों को वो पत्थर आके लगे भी, हालांकि वो पूरी तरह से मुस्तैद थे, बॉडी प्रोटेक्टर और हेलमेट लगा के, तो किसी को बहुत चोट नहीं आई, लेकिन उनके शरीरों पे पत्थर लगे आकर के। और जिस कारण से पुलिस पार्टी का ये दायित्व भी बनता है, फिर वहाँ किसी आदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि जो भी पत्थर फेंक रहे हैं उनके पथराव को रोका जाए, या अगर वो नहीं मान रहे हैं, पत्थर फेंकते हुए भागते जा रहे हैं, छुपते जा रहे हैं, तो उनको ट्रेस आउट करके लाया जाए, उनको अकाउंट फार किया जाए, पुलिस की डायरी में लाया जाए उनको। इसी कारण से वहाँ से 100-200 मीटर दूर तक वो चूँकि पत्थर फेंकते हुए भागते हुए जा रहे थे, उनके हाथों में पत्थर थे, पॉकेट्स में पत्थर रखे थे, जो रेलवे ट्रैक पे छोटे छोटे पत्थर होते हैं, हाँ, तो वो फेंकते हुए जा रहे थे। और इस कारण से पुलिस टीमें उनके पीछे फिर लगी, कुछ लोग उसमें से लगे कि भाई उनको केवल ओनली जो लोग पत्थर फेंक रहे थे उनको पकड़ के लाया जाए, उनको अकाउंट फार किया जाए। तो देखा कि आगे चल करके वो लोग किसी लॉज में घुस गए, ऐसे रैंडमली लॉज में घुस के दरवाज़ा बंद कर लिया। तो उनको खोजने के लिए फिर वो, आपने वीडियो देखा होगा कि कुछ लोग बट से दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे मैं यही कहना चाहूँगा कि पुलिस कर्मियों के इरादे बहुत नेक थे, मगर उनका तरीका वहाँ पे ठीक नहीं रहा, जिसके कारण उन्हें सस्पेंड होना पड़ा। और मैं बतौर एसएसपी प्रयागराज, मेरे लिए पुलिस भी बराबर है, मेरे लिए स्टूडेंट्स भी बराबर हैं। अगर मेरा पुलिस वाला 5,000 की फोर्स है, उसमें 2-4 लोग गलती करेंगे तो उनकी गलती को भी मैं ऑन रिकॉर्ड लेता हूं। और हमारे स्टूडेंट्स में अगर कोई बहुत गलती करता है या उपद्रवी तत्व कोई छिप जाता है और वो गलती करता है, तो उसको भी मैं ऑन रिकॉर्ड लेके मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज करता हूं। हमारा पुलिस का आदमी गलती करता है तो उसको सस्पेंड करके डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करता हूँ। ये दोनों काम मैं बैलेंस में कर रहा हूँ। फिर एक बार मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी पुलिसकर्मी 3-4-5 वहाँ गए थे, यद्यपि उनका इरादा ठीक था, वो केवल उपद्रवी तत्व को पकड़ना चाहते थे, मगर उनका जो तरीका उन्होंने अख्तियार किया और वीडियो में आया भी है, वो तरीका ठीक नहीं था और उसी का खामियाजा वो भी भुगत रहे हैं और आगे चल के उनको दंडित भी होना पड़ेगा। उनके कैरेक्टर रोल में चढ़ता है कि आपने इस ड्यूटी के दौरान ये गलती की थी, आपको ये सज़ा मिली थी, तो उनको भी अकाउंट फार किया जा रहा है। साथ ही साथ जिन्होंने उकसाया, भड़काया, साजिश की, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके हम कार्रवाई कर रहे हैं। हज़ारों छात्र जो उसमें लिखा है, सभी छात्र निश्चिंत रहें और पूरी मेहनत, ईमानदारी से, एकाग्रता से अपनी पढ़ाई करें, उनको कोई टच भी नहीं करेगा। मैं बतौर एसएसपी प्रयागराज उनको आश्वस्त करता हूँ, बिल्कुल निर्भय होकर के खुशी खुशी मन से अपनी तैयारी करें, सेलेक्ट हों। मैं इंश्योर करूंगा कि जस्टिस हो और किसी भी निर्दोष छात्र को जेल ना जाना पड़े, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये मैं इसका जिम्मा लेता हूं। अगर किसी को लगे कि उसके खिलाफ गलत कार्रवाई हुई है तो मेरे एसएसपी ऑफिस के दरवाजे 24 आवर खुले हैं, वो आके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, उनकी मदद की जाएगी। लेकिन ये व्यक्तिगत तौर पर मैं सुनिश्चित करूँगा कि किसी भी निर्दोष को उसमें कार्रवाई ना हो और कोई भी हमारा निर्दोष छात्र कार्रवाई के जद में ना आए। केवल बहुत ही कुख्यात, जो बहुत ही उपद्रवी तत्व हैं, साजिश करता हैं, जिन्होंने ऐसा काम किया, केवल उन्हीं को हम अकाउंट फार कर रहे हैं। इसलिए सारे छात्रों को मैं आश्वस्त करता हूँ। जी सर, और बस एक छोटा सा सवाल यहाँ पे मेरा छोटा सा बन रहा है, क्योंकि एक क्यूरियोसिटी भी है मेरी एक जर्नलिस्ट होने के नाते, और ये भी है वो जो वीडियो क्लॉज का एक वीडियो जो है, इसकी हम बात कर रहे हैं बार बार ये लोग पूछते हैं वो वीडियो शूट किसने किया। मतलब क्या वहाँ पे कोई स्टूडेंट था, क्या वो पुलिसकर्मी शूट कर रहे थे, या कोई मीडिया पर्सनल था,
एक एक्सटेंसिव पुलिस ऑपरेशन में एक व्यक्ति वीडियो शूट कर रहा है, वो वीडियो वायरल हो गया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर। देखिए, लोगों वो के अकाउंट पे ये सवाल आता है तो मुझे लगा पूछना चाहिए। अब ये बहुत मटेरियल नहीं है, इमैटेरियल है कि वीडियो किसने शूट किया, कि वीडियो के जो कंटेंट था उसके आधार पे कार्रवाइयाँ हुई हैं। लेकिन हाँ, ये बातें ज़रूर आई हैं कि चूँकि एक लॉज में जा करके और जो उपद्रवी तत्व था उनको खोजने का प्रयास पुलिस कर रही थी, तो कहीं ना कहीं जो छात्र निर्दोष थे वो निर्भय भी थे, तो वो अपने कमरों में थे, आसपास थे। संभव है, मुमकिन है कि उन्होंने, सबके पास मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, तो उन्होंने भी बना लिया होगा और वो किसी तरह से लीक आउट हो गया और वायरल हुआ, मीडिया में आया। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, हमें इससे कोई दिक्कत भी नहीं है। एक तरफ ऐसे तमाम वीडियोस हमें छात्रों के द्वारा ही मिले हैं जिसके आधार पे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि उपद्रवी तत्व कौन है। अगर उन्हीं छात्रों के वीडियो से हमें ये भी वीडियो मिला कि हमारे कुछ पुलिसकर्मी इरादा ठीक होते हुए तरीका गलत अख्तियार कर रहे हैं, तो उनको भी दंडित करने में हमारे उन्हीं वीडियोज़ ने हमारा मदद किया है। तो इसमें जिसने भी वीडियोज़ को जारी किया है उसको कोई दिक्कत नहीं, उसको हम धन्यवाद ही देते हैं कि जो कमियां थी उसको उजागर की, उसके आधार पे आगे सुधार की संभावना बन रही है। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं इस पूरे मसले में एक इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ कि 25 तारीख की घटना को पुलिस मार्क नहीं कर पाई या जीआरपी मार्क नहीं कर पाई? मतलब एक कंक्लूसिव लेवल पे अगर बात करें, प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि चूंकि ये बहुत अच्छे से, और ये कई बार ऐसा होता है यहाँ प्रयागराज में, लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांगे रखते हैं, अपने बहुत ही वाइब्रेंट शहर है, बुद्धिजीवियों का शहर है, ये बहुत वोकल हैं लोग, तो कभी ऐसी कोई बात नहीं आई। लेकिन मुझे लगता है कि जैसा कि इसमें साजिश की बात आ रही है कि कुछ लोगों को लगा कि शायद ये तो बहुत अच्छे से हो रहा है और बहुत अच्छे से पुलिस ने हैंडल कर लिया, तो लास्ट में आकर उन्होंने पथराव शुरू कर दिया, जिस कारण से स्थिति थोड़ी सी नाजुक हुई आखिरी में आकर। तो मैं यही कहूँगा कि इसमें जो है फिर पुलिस को थोड़ा सा एक्शन लेना पड़ा। अदरवाइज इंटेलिजेंस का फेलियर है कि नहीं, उसके लिए एक डिटेल्ड इंक्वायरी मैंने ऑर्डर की हुई है, उसका भी मेरे ख्याल से 3-4 दिनों में रिपोर्ट आ जाएगी, तो पता चल जाएगा कि वाकई में इंटेलिजेंस की लापरवाही थी या फिर उन्हीं उपद्रवी तत्वों का ही टोटल शरारत थी, उन्होंने ही माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। चलिए इस बातचीत को हम इसी यहीं पे ख़त्म करते हैं। 2-3 बातें हमें समझनी चाहिए, हम छात्रों को, इस लोकतंत्र के सभी बाशिंदों को। हम सरकारों से अपेक्षा करते हैं नौकरियों की, सरकारें नौकरियां नहीं दे पाती, भर्तियों में 3-4 साल का समय लगता है, कई लड़कियों को उनके परिवार परिजन घर बुलाने लगते हैं कि बहुत रह लिया शहर में पढ़ के, वापस आओ गांव, शादी करते हैं। कई लड़कियों ने हमसे ऐसा कहा आज कि भर्तियों का ये सिस्टम है, लड़के बोलते हैं तैयारी है, हो रही है, परिवार बोलता है कि हाथ में पैसे रखो, आंदोलन करते हैं, लगता है कि आंदोलन से कुछ सुनी जाएगी बात, लेकिन इन सबके बीच में बहुत थिन लाइन है आंदोलन से आवाज़ उठाने की और हिंसा और कानून को ब्रेक करने की। कानून भी इसीलिए है और कानून और पूरे हमारे अधिकार इसीलिए हैं कि हम हमारी खुद की रक्षा कर सकें। वो एक कहावत भी है कि आपकी छड़ी वहीं तक है जहाँ से हमारी नाक शुरू होती है। तो इस बातचीत को समझते हुए, तमाम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का स्वागत करते हुए, सम्मान करते हुए और बार बार इसरार करते हुए कि लोकतंत्र होना चाहिए और हम उसे हर हाल में मुमकिन बनाएंगे, अपने अधिकारों की रक्षा करते हुए और कानून की रक्षा करते हुए। आप लल्लन टॉप यूपी देख रहे थे, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।